नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। शाम के 4 बजने जा रहे हैं और वक्त है 4 के अलार्म का, जिसमें हम दिखाएंगे आपको दिन भर की हर बड़ी खबर का राउंड अप और 4 बड़ी खबरों पर सबसे पहले खास नजर आइए करते शुरुआत। देखते हैं हमारी 4 बड़ी खबर कौन कौन सी हैं। देखिए, नजर डालिए। बात अगर करें तो हमारी पहली खबर, पाकिस्तान में एक और बड़ा आतंकवादी का काम तमाम हो गया ढेर। एक आतंकी अलबद्र का कमांडर बुरहान हमजा मारा गया है। दूसरी खबर, घुसपैठियों से लेकर स्कूल्स में वंदे मातरम, बंगाल में कई मुद्दों पर छिड़ा सियासी रण। तीसरी खबर, नीट के आरोपियों पर अब सीबीआई के बाद ईडी का भी शिकंजा। दिल्ली में संसदीय कमेटी के सामने एनटीए के डीजी तलब हुए हैं। और चौथी खबर, पश्चिमी एशिया युद्ध के बीच दोस्ती में दरार, ट्रंप से क्यों भिड़ गए नेतन्याहू। ये सब कुछ बताएंगे। इसके अलावा जो भी बड़ी खबर होगी सभी खबरों पर नजर रहेगी। शुरुआत 4 तस्वीरों के जरिए करने जा रहे हैं, जो कि आज सुर्खियों में है। लेकिन क्यों, आइए देखते हैं। आइए, जो पहली तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट में एक कार में जोरदार धमाका हो गया। उसके बाद भीषण आग लग गई। पूरे फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में मची अफरा तफरी। ये देखिए, धमाका हुआ है न्यूयॉर्क में। कार में धमाके के बाद ये आग लगी। आगे विस्तार से इन तस्वीरों को और आपको दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी तस्वीर, ब्रिटेन की एयरफोर्स का आरोप है, ब्लैक सी के ऊपर रूस के 2 लड़ाकू विमानों ने खतरनाक तरीके से रोका हमारे स्पाई प्लेन का रास्ता। सुखोई 35 ब्रिटिश जासूसी विमान के इतने करीब आ गया कि इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट हो गई। ये देखिए, दो तस्वीरें हो गई, दोनों विदेश थे। अब वापस ले आते हैं तीसरी तस्वीर भारत से। उदयपुर के पिपली चौक पर सरेआम फायरिंग से दहशत है और बदमाशों ने चाकूबाजी भी की है। हमले में 2 युवक घायल बताए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी तस्वीर, दक्षिणी कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। 10,000 से ज्यादा लोगों को इलाका खाली करने के आदेश जारी किए गए। ये तस्वीर देखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे इन तस्वीरों के बाद। अब 4 के अलार्म में पहली बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और ये जो पहली खबर है पाकिस्तान से, जहां एक और खूंखार आतंकवादी मारा गिराया गया है। आतंकी संगठन अलबद्र के कमांडर बुरहान हमजा के पीओके के मुजफ्फराबाद में गोली मारकर उसके मौत के घाट उतार दिया गया है। वो वहां टीचर बनकर रह रहा था। देखिए, बुरहान हमजा दक्षिण कश्मीर के पुलवामा से भागकर पाकिस्तान चला गया था। वहीं से जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात, आतंकियों की भर्ती, उनकी फंडिंग और हथियार सप्लाई में ये एक्टिव था, यानी सक्रिय था। जम्मू कश्मीर में आतंक की कई बड़ी वारदात के पीछे इसका नाम रहा है, ये शामिल रहा है। और अब इसका काम तमाम अज्ञात हमलावरों ने इसको मौत के घाट उतार दिया पाकिस्तान के अंदर। बड़ी खबर। चलिए न्यूज रूम लिए चलेंगे। मुकेश सिंह सिंगर का हम रुख करेंगे। हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मुकेश, ये बड़ी खबर है और एक के बाद एक पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारी जो है वो आतंकवादियों को टारगेट कर रहे हैं। क्या है अभी इंफॉर्मेशन इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर आई है, जिसमें ये जानकारी मिली है कि पाकिस्तान के पीओके में जो अल बद्र का ऑपरेशनल कमांडर
बुरहान हमजा है वो मारा गया है। बुरहान हमजा अब से कुछ देर पहले पीओके में अपने दफ्तर के अंदर बैठा हुआ था और वहीं पर कुछ अज्ञात हमलावर आते हैं, उसको ताबड़तोड़ कई गोलियां मारते हैं और उसके बाद बुरहान हमजा की मौके पर ही मौत हो जाती है। हमले के बाद जो हमलावर थे वो भाग रहे थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने उनमें से एक हमलावर को पकड़ लिया है। ये हमलावर कौन है इसके बारे में अभी कुछ भी साफ नहीं है। जहां तक बुरहान हमजा की बात करें तो वो पुलवामा के रत्नीपुरा का रहने वाला था और 2019 में 14 फरवरी को जो पुलवामा के अंदर सीआरपीएफ के जवानों पर जो हमला हुआ था, जिसमें 40 जवान मारे गए थे, उस हमले का ये मास्टरमाइंड है, ये भी जानकारी मिली है। इसके अलावा 18 नवंबर 2020 को सीआरपीएफ के जवानों पर जम्मू कश्मीर में ग्रेनेड से हमला हुआ था, उस हमले का भी ये मास्टरमाइंड है। खास बात यह है कि पुलवामा हमले के ठीक 2 साल पहले यानी कि 2017 में ये लीगल डॉक्यूमेंट्स पर पाकिस्तान भाग गया था और पाकिस्तान जाने के बाद ये पीओके आ गया और उसके बाद अल बद्र के ऑपरेशनल कमांडर के तौर पर यह काम कर रहा था। पीओके में बैठकर लगातार देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था, लगातार कश्मीर में आतंक के लिए युवाओं की भर्ती, उनको फंडिंग करना, ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क तैयार करना, इन तमाम कामों में लगातार लगा हुआ था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की जो मोस्ट वांटेड की सूची थी उसमें इसका नाम था और 2022 में गृह मंत्रालय ने इसको घोषित आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया था। पिछले 7 सालों से हमारी सुरक्षा एजेंसियां लगातार इसकी तलाश कर रही हैं, लेकिन इसके बारे में पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहे थे। यानी कि जिस भी हमलावर ने इसको मार गिराया मुकेश, वो भारत के लिहाज से अच्छी खबर, क्योंकि ये जो आतंकी है अगर जिंदा रहता तो और आतंकी बढ़ाता भारत के अंदर। देखिए बिल्कुल, अगर हम पिछले 3-4 सालों का आंकड़ा देखें तो पाकिस्तान में लगातार जो पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन हैं, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, इन तमाम आतंकी संगठनों के जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं वो लगातार मारे जा रहे हैं। पैटर्न एक ही है, बाइक पर या कार में हमलावर आते हैं, गोली मारते हैं और निकल जाते हैं। तो उसी पैटर्न के तहत जो बुरहान हमजा है इसको मारा गया है। हालांकि हमले के पीछे कौन है ये अभी साफ नहीं है, लेकिन भारत के हिसाब से ये खबर काफ़ी राहत भरी है कि पुलवामा हमले का जो मास्टरमाइंड है उसको पीओके यानी कि मुजफ्फराबाद में मार गिराया गया है और जो हमलावर हैं उनमें से एक को वहां पर पकड़ लिया गया है और जांच जारी है। जी बहुत शुक्रिया मुकेश इस खबर पर दर्शकों को विस्तार से जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ये जो शख्स मारा गया ये मामूली नहीं, ये आतंक, भारत में जिस तरह से कई आतंकी वारदातों के पीछे ये इसकी अहम भूमिका मानी जा रही है और भारत के लिहाज से ये एक बेहतर समाचार सामने आया। और इसके बैकग्राउंड में लिए चलते आपके सामने एक स्पेशल रिपोर्ट रखते हैं और कड़ियां किस तरह से जुड़ती हैं, हमारी रिपोर्ट पर नजर डालिए। पाकिस्तान में आतंक का एक और बड़ा गुनहगार मारा गया, बुरहान हमजा। वो नाम जम्मू कश्मीर में कई आतंकी वारदात में शामिल रहा। प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल बद्र का टॉप कमांडर रहा। दक्षिण कश्मीर में युवाओं को आतंक की राह में धकेलने में उसका बड़ा रोल रहा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के रहने वाला बुरहान हमजा का असली नाम था अर्जमंद गुलजार। 7 साल पहले वो पाकिस्तान चला गया और फिर आतंकी संगठन अल बद्र में शामिल हो गया। बाद में वो इस आतंकी संगठन का ऑपरेशनल कमांडर बन गया। वो पाकिस्तान में रहकर कश्मीर में आतंकियों की भर्ती, उनकी फंडिंग और हथियारों की सप्लाई करता था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने उसे मोस्ट वांटेड की लिस्ट में रखा था। पुलवामा और दक्षिण कश्मीर में वो आतंक का पर्याय बन चुका था। इस इलाके से पहले भी कई कुख्यात आतंकी निकले, जिनमें से एक था बुरहान वानी, जिसने युवाओं को आतंकवाद की ओर खींचने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। उसी के मॉडल पर बुरहान हमजा भी चला और युवाओं को खींचने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। चलिए, आतंकी जो है सही ठिकाने पहुंच गया। जो भी हुआ अपने हिसाब से, हिंदुस्तान के हिसाब से बेहतर हुआ। आगे बढ़ते हैं। नीट पेपर लीक मामले में एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह को संसद की स्थायी समिति ने आज तलब किया है। अभिषेक सिंह से संसदीय समिति ने सख्त सवाल पूछे हैं और देखिए, कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में शिक्षा मामलों से जुड़ी स्थायी समिति ने उनसे पूछताछ की। इस बीच पेपर लीक के आरोपियों पर शिकंजा कस रहा है। सीबीआई के अलावा ईडी और स्थानीय निकायों ने उन पर सख्ती और कर दी है। एक आरोपी पीवी कुलकर्णी के एक अवैध निर्माण को गिराने का नोटिस भी दिया गया है। पेपर खरीदने वाले कई लोगों से भी सीबीआई पुणे में पूछताछ कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, रिपोर्ट देखिए। नीट पेपर लीक घोटाले के एक मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी के अवैध निर्माण पर नोटिस। भीड़ नगर पालिका के नोटिस में कहा गया है कि 3 दिन में वैध दस्तावेज पेश नहीं किए गए तो अवैध निर्माण गिरा दिया जाएगा।
उधर पेपर लीक के एक और बड़े आरोपी शिवराज मोटेगांवकर के आरसीसी पैटर्न कोचिंग क्लास को अवैध पाए जाने पर सील कर दिया गया है। मोटेगांवकर की लातूर में 8 एकड़ में फैली संपत्ति पर भी एजेंसियों की नजर है। यहाँ उसने एक आलीशान इमारत बनाई है। उसका यहाँ एक स्कूल और कॉलेज खोलने का इरादा था। पेपर लीक मामले में अब ईडी ने भी आरोपियों पर शिकंजा कस दिया है। उनकी बेनामी और अचल संपत्ति का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। उधर सीबीआई का शिकंजा अब पेपर खरीदने वालों पर भी कस रहा है। इस सिलसिले में पुणे के एक डॉक्टर मनोज शिरूरे को लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने हिरासत में ले लिया। आरोप है कि शिरूरे ने पेपर लीक के बड़े आरोपी मोटेगांवकर के जरिए अपने बेटे के लिए लीक हुआ पेपर खरीदा था। सीबीआई ने पुणे में ऐसे कई अभिभावकों और छात्रों को भी बुलाया है जिन पर पेपर खरीदने का शक है। उन्हें अपने बैंक दस्तावेज, मोबाइल फोन और लैपटॉप लाने का आदेश दिया गया है ताकि डिजिटल सबूतों को जुटाया जा सके। और इस बीच देखिए, नीट पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। आज जयपुर में कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने एनटीए को भंग करने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया है। रिपोर्ट रख रहे हैं आपके सामने। नीट पेपर लीक के विरोध में जयपुर में प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय से बीजेपी मुख्यालय की ओर निकले, लेकिन बीजेपी दफ्तर से पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। धर्मेंद्र प्रधान नीट गिरोह का संरक्षक है। धर्मेंद्र प्रधान के लीडरशिप में नीट यूजी पेपर 24, 25, 26 सब लीक हो रहे हैं। आज स्पष्ट हो गया कि लाखों बच्चों का भविष्य बीजेपी ने बर्बाद किया। लाखों बच्चों का 3 मई को भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में हुई नीट अंडर ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा में 22 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे। अब 21 जून को फिर से नीट की परीक्षा आयोजित की जाएगी। और इस बीच आपको बता दें, देखिए थोड़ी देर में होगी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की अहम बैठक होनी है। 11 महीने बाद हो रही है ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि मंत्री देंगे अपने पिछले 12 साल के कामकाज की रिपोर्ट। पश्चिम एशिया संकट को लेकर भी चर्चा संभव है। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। और अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखा देते हैं शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबर कौन कौन सी है, कहां से, देखिए। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगी भीषण आग। खुले मैदान में रखी बड़ी मात्रा में भूमिगत जल निकासी पाइप जलकर खाक। दिल्ली एनसीआर में ऑटो चालकों और ट्रक ड्राइवर्स के 3 दिनों की हड़ताल है। खाने पीने के सामानों की बढ़ सकती है कीमतें। मध्य प्रदेश के भिंड में महंगाई और पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेसियों का प्रदर्शन। बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी और ट्रैक्टर्स के साथ विशाल रैली निकाली। भीषण गर्मी में महिला कार्यकर्ता बेहोश। जबकि बीकानेर में एनआरसीसी के वैज्ञानिकों की अनोखी पहल, ऊंटनी के दूध से तैयार किया गया खास पनीर स्वाद के साथ सेहत के लिए फायदेमंद होने का दावा। एक और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। शुभेंदु अधिकारी ने जब से सूबे के नए मुख्यमंत्री की कमान संभाली है, तब से वो लगातार अपने फैसलों को लेकर सुर्खियों में हैं। शुभेंदु सरकार ने स्कूल्स के बाद अब मदरसों में भी वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा शुभेंदु सरकार ने घुसपैठियों पर भी कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है। अवैध बांग्लादेशियों को बीएसएफ के पास सौंपा जाएगा। जो भी अवैध बांग्लादेशी हैं वो उनके लिए, जो वैलिड यहाँ के हैं उनके साथ एक्शन नहीं। सरकार अब घुसपैठियों के खिलाफ डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट मोड में काम करेगी, यानी ट्रिपल डी। और ट्रिपल डी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। इसके अलावा बकरीद से पहले कुर्बानी को लेकर भी शुभेंदु सरकार के आदेश पर भी सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, 6 तस्वीरें देख रहे हैं। घुसपैठियों पर 3D प्रहार, जैसा कि आपको बताया, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। बंगाल में बुलडोजर भी गरज रहा। इस बीच सड़क पर क्या ममता बनर्जी उतरेंगी? स्कूलों में वंदे मातरम तो है, अब मदरसों के लिए भी फरमान जारी है। देखिए, पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने एक और अहम और बड़ा फैसला लिया है, जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ है। सरकार ने सभी मदरसों में भी सुबह की प्रार्थना के दौरान वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। और इसके लेकर सियासत पश्चिम बंगाल में इस गर्मी के बीच और गर्म है।
बंगाल में वंदे मातरम पर रार बरकरार है। अब शुभेंदु सरकार ने इसको लेकर एक ऐतिहासिक आदेश जारी किया है। राज्य के सभी मदरसों में अब मॉर्निंग असेंबली में राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस फैसले पर मोहर लगाते हुए राज्य के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा मंत्री खुदीराम टुडू ने दो टूक कहा है। पश्चिम बंगाल में कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पढ़ाई संताली भाषा में होती है। जब उन स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य है तो मान्यता प्राप्त मदरसों में इसे अनिवार्य क्यों नहीं किया जा सकता? इसको लेकर जारी आदेश में कहा गया है कि पुराने सभी नियमों को निरस्त करते हुए अब सभी मदरसों में कक्षाएं शुरू होने से पहले प्रार्थना सभा में वंदे मातरम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। 13 मई को सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों के लिए भी यही नियम लागू किया था। अब सवाल ये उठ रहा है कि इस फैसले पर सियासत कितनी तेज होगी, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि बंगाल में अब हर सुबह स्कूल हो या मदरसा वंदे मातरम की गूंज के साथ ही शुरू होगी। देखिए, पश्चिम बंगाल से एक बड़ी और विवादित खबर, जहां एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950 के तहत लगी रोक लागू होने से सियासत गरमाई हुई है। वैसे भी पश्चिम बंगाल में इस वक्त सियासत तो गरमाई हुई है चुनाव से पहले ही, जो अब तक अनवरत जारी है। आम जनता यूनियन पार्टी के नेता हुमायूं कबीर ने इस आदेश को खुला चुनौती दी है और चुनौती देते हुए बड़ा विवादित बयान दिया है। वहीं इसको लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं की अलग अलग राय है। ये पूरा मामला क्या है, सुनिए जरा, देखिए रिपोर्ट। बंगाल में कुर्बानी पर जारी आदेश ने अब सियासत को गरमा दिया है और बयानबाजी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। हुमायूं कबीर ने राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए कहा है कि कुर्बानी कोई नई परंपरा नहीं बल्कि 1400 साल पुरानी आस्था है। ये किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगी। कोई मुसलमान को गाय खाने के मना करे तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जियो करके वो मना कर दीजिए, लेकिन कुर्बानी तो होगा ही। कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। हालांकि हुमायूं ने खुले में कुर्बानी को लेकर साफ किया कि ये नहीं होना चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर बाबरी केस के मुख्य पक्षकार इकबाल अंसारी मुस्लिम समाज से गाय का सम्मान करने की अपील कर रहे हैं और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई। एक तरफ सरकार का नियम, दूसरी तरफ परंपरा और सियासत का टकराव। अब देखना होगा कि ये विवाद आगे किस दिशा में बढ़ता है, लेकिन फिलहाल बंगाल में कुर्बानी पर सियासी घमासान तेज हो चुका है। चलिए जान लीजिए कि कुर्बानी को लेकर बंगाल की शुभेंदु सरकार ने क्या आदेश जारी किया है और इसके मुताबिक अब कुर्बानी या फिर पशु वध के लिए खास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। नगरपालिका पशु डॉक्टर से लेना होगा सर्टिफिकेट देने से इनकार पर 15 दिनों में शिकायत। सड़क किनारे या फिर सार्वजनिक जगह पशु वध पर पाबंदी। सरकारी मान्यता वाले बूचड़खानों में ही पशु वध होगा। नियमों के उल्लंघन पर 6 महीने जेल होगा और 1000 रुपए जुर्माना का भी प्रावधान लगाया गया है। देखिए, पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलते ही फैसलों की रफ्तार भी तेजी के साथ बदल रही है। सीएम शुभेंदु ने आदेश जारी करके कहा है कि अवैध रूप से भारत में आने वाले घुसपैठियों को गिरफ्तार करके सीधा डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ताबड़तोड़ बड़े फैसले लेने और सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज पहली बार दिल्ली दौरे पर भी आ रहे हैं। यहां वो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। बंगाल की सीमाओं पर अब सख्ती का नया दौर। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घुसपैठियों के खिलाफ निर्णायक जंग का ऐलान किया है। बीएसएफ के आला अधिकारियों के साथ हाई प्रोफाइल बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने राज्य में पुशबैक कानून को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया। अब राज्य पुलिस घुसपैठियों को सीधे गिरफ्तार कर बीएसएफ को सौंपेगी, जहां से उन्हें वापस बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया जाएगा। बीएसएफ तारा বিডিআর এর সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে ডিপোর্ট করার ব্যবস্থা করবে, অর্থাৎ ডিটেক্ট, ডিলিট, এবারে ডিপোর্ট। এই আইন আজ থেকে কার্যকর হলো। यही नहीं, भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ लगाने की सालों पुरानी समस्या को महज 10 दिन में खत्म करते हुए सरकार ने फेंसिंग के लिए 75 एकड़ जमीन भी तत्काल प्रभाव से बीएसएफ को सौंप दी है। एक तरफ घुसपैठियों पर सख्त एक्शन तो दूसरी ओर शरणार्थियों को सुरक्षा का भरोसा। बंगाल में अब सुरक्षा बनाम सियासत का नया अध्याय शुरू हो चुका है। देखिए, पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने सत्ता संभालने के बाद कई अहम और बड़े फैसले लिए। उनमें से 7 जो फैसले हैं, भ्रष्टाचार, महिला अपराध की जांच के लिए न्यायिक आयोग, 2021 के चुनाव के बाद हिंसा के मामलों को फिर से खोलना, स्कूल और मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य रूप से लागू करना,
घुसपैठियों के लिए DDD यानी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की नीति को अपनाना, भारतीय न्याय संहिता BNS को पूर्ण रूप से लागू करना, आयुष्मान भारत और अन्य केंद्रीय योजनाओं को मंजूरी पश्चिम बंगाल में, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत, ये 7 अहम बड़े फैसले पश्चिम बंगाल के लिए ये लागू करने का, यही शुभेंदु सरकार का अहम फैसला है। और अब आगे देखिए, आपको दिखा देते हैं इस वक्त 4 बजे की क्राइम जगत से जुड़ी 4 बड़ी खबरें। अपराध की दुनिया में कौन सी खबर है इस वक्त, देखिए। पहली खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली की गोविंदपुरी में डबल मर्डर से सनसनी है। घर में लूटपाट के बाद व्यापारी की पत्नी और बेटे की चाकू कूदकर हत्या, जांच जारी। दिल्ली के रोहिणी में भी डबल मर्डर की वारदात, पुरानी रंजिश में 2 नाबालिगों की चाकू मारकर उतार दिया मौत के घाट। विवाद को लेकर अंधाधुंध फायरिंग हुई है, 12 से ज्यादा लोगों ने चला दी गोलियां, 2 लोग घायल हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में बदमाशों का आतंक, गोली मारकर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, सीसीटीवी वीडियो सामने आया। चलिए हर बड़ी खबर पर नजर है, लेकिन फिलहाल हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं ना जाएं, बने रहें, देखते रहें आप NDTV इंडिया। हम लौट रहे हैं बेहद जल्द। चलिए ब्रेक के बाद 4 के अलार्म में बढ़ते हैं आगे। NDTV इंडिया पर मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। बड़ी खबर भोपाल से। भोपाल में ट्विशा हत्याकांड में ये खबर है, ट्विशा का परिवार दोबारा पोस्टमार्टम को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट जा रहा है। परिवार को पहले पोस्टमार्टम के नतीजों पर यकीन नहीं है। उन्हें शक है कि ट्विशा की सास, जो जज रह चुकी है, उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके रसूख का सबूतों के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया। इस सिलसिले में परिवार ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी मुलाकात की है। इस बीच परिवार ने 46 नंबर्स की एक लिस्ट जारी की है, जिन पर ट्विशा की मौत के बाद उसके सास गिरिबाला सिंह ने बातचीत की है। परिवार का आरोप है कि इनमें कुछ जज हैं, पुलिस वाले हैं और सीसीटीवी एक्सपर्ट शामिल हैं। ये गंभीर आरोप लगाया है। रिपोर्ट रख रहे हैं आपके सामने, देखिए। क्या द्विशा सुसाइड केस में सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश हुई? क्या मामले को दबाने की साजिश की गई? द्विशा के परिजनों को यही शक है। उन्होंने द्विशा की सास गिरिबाला पर आरोप लगाए हैं कि द्विशा की मौत के बाद उन्होंने कई पुलिस वालों और जजों को कॉल किया था। इसके अलावा 2 सीसीटीवी एक्सपर्ट्स से भी बात की थी। परिवार ने 46 फोन नंबर की एक लिस्ट जारी कर उनकी डिजिटल जांच की मांग की है। इन नंबरों की कॉल डिटेल्स और व्हाट्सएप चैट सुरक्षित रखने की अपील की। उनके टावर लोकेशन, IP लॉग्स, क्लाउड डेटा और सीसीटीवी रिकॉर्ड्स सुरक्षित रखने की भी मांग की है। उनका कहना है कि आरोपियों से जुड़े लोगों, स्टाफ, ड्राइवर और संपर्क में रहे व्यक्तियों के डिजिटल रिकॉर्ड्स भी जांचे जाएं। इस बीच द्विशा के परिवार ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात कर CBI जांच की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार CBI जांच के लिए पत्र लिखेगी। उधर द्विशा का पति समर्थ उसकी मौत के बाद से ही फरार है। उसने अग्रिम जमानत के लिए जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। भोपाल जिला अदालत उसकी याचिका खारिज कर चुकी है। और इस बीच देखिए, ट्विशा के शव को सुरक्षित रखना चुनौती बन चुका है। मध्य प्रदेश में कोई भी ऐसी मॉर्चरी नहीं है जहां 5 दिनों से ज्यादा किसी शव को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन ट्विशा का परिवार फिर पोस्टमार्टम पर अड़ा हुआ है दोबारा, इसलिए अंतिम संस्कार अभी तक नहीं हुआ है। रिपोर्ट। कभी धार्मिक गीतों पर झूमती, कभी अपने कुत्ते के साथ खेलती। द्विशा की ऐसी तस्वीरें देख उसका परिवार अपना गम भुला नहीं पा रहा। उसकी मौत को 9 दिन हो चुके हैं, अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ। परिवार की मांग है कि उसका दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए। इस मांग को लेकर परिवार हाई कोर्ट जा सकता है। सेशन कोर्ट से उसकी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी। उसका अधिकार है कि वो हाई कोर्ट में करे, उसका अधिकार है कि वो हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाए। हमारा अधिकार है कि हम उसको विरोध करें। अगर उन्होंने वहाँ पे अग्रिम जमानत की एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगाई, हम वहाँ भी विरोध करेंगे। इस बीच लोअर कोर्ट ने पुलिस और फोरेंसिक टीम को द्विशा का शव सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। लेकिन समस्या यह है कि मध्य प्रदेश में -80 डिग्री तापमान वाली मोर्चरी नहीं है। 5 दिन से ज्यादा शव सुरक्षित रखने के लिए इसकी जरूरत होती है। अभी शव को भोपाल एम्स में -4 डिग्री पर रखा गया है। एम्स ने एक लेटर पुलिस को लिख दिया था, जो कल पुलिस ने 20 तारीख को कल लेटर इशू किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एम्स ने 18 तारीख को हमको इन्फॉर्म कर दिया था कि -4 डिग्री
सेल्सियस में शव को रखना ठीक नहीं और -80 डिग्री सेल्सियस यानी करीब 200 गुना कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड। तो हम जब बार बार एम्स को लिख करके परिवार डिमांड कर रहा है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार डिमांड कर रहा है कि सेकंड पीएम होना चाहिए, और अगर मान लीजिए एम्स 18 तारीख को पुलिस को इन्फॉर्म कर रहा है, तो 18 तारीख को ही अगर परिवार को इन्फॉर्म कर दिया जाता तो 18 तारीख से ही परिवार मेहनत करता है कि इसको कहीं ऐसी जगह रखा जाए जहाँ -80 डिग्री सेल्सियस की व्यवस्था हो। अब वो है -80 की वास्तव में ज़रूरत की नहीं, ये भी एक विषय है, कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन और भी मिल रही हैं। इससे पहले कल पुलिस ने द्विषा के पिता को शव ले जाने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन परिवार को पुलिस पर यकीन नहीं है, क्योंकि पोस्टमार्टम के समय पुलिस ने वो बेल्ट नहीं सौंपी जिससे द्विषा की गला दबाकर हत्या की गई। इससे गले पर पड़े निशानों का बेल्ट से मिलान नहीं हो सका और एक अहम सबूत छूट गया। यही नहीं, पुलिस ने एफआईआर में लिख दिया कि शव परिवार को सौंप दिया गया है। इन्हीं वजहों से परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है कि ट्विशा की सास का ऑडियो चैट भी सामने आया है। देखिए, एनडीटीवी के पास एक्सक्लूसिव ऑडियो चैट, ट्विशा की सास और भाई के बीच बहसबाजी हुई थी। ऑडियो चैट में ट्विशा के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया गया। ट्विशा के सास गिरिबाला सिंह ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। शादी के बाद उसके चरित्र पर सवाल उठाए गए थे। I want to understand why those questions have to arise as to beta if you have slept with other people. Who asked this? Was there any Who point? asked this? Was there any point? Who asked this? Amma asked this to Dusha. I didn't say slept with anybody. I said the Did any you kind do- of intimacy. Yes. Did you do it for a favor? Did you do it to get some monetary benefit or some favor? When was this conversation? Sun lo. What is the context? She was saying that he keeps accusing This me. She is- says he says Randia asked someone. It's a very foul word and it's not the way it's used. It's not to be said. He said and he never said that. I don't know. He said and we said we don't know. But otherwise also I said, look, I have worked with Reshampura, Gwalior. I have worked with prostitutes. Some people do it out of compulsion. उनके पास जीवन का और कोई जरिया नहीं. Some people sell their brains so they earn. We are also selling our brains and so we earn. Some people sell their bodies so they earn. There's no problem. But some people do it to earn, to climb the social ladder. Is there any such thing? So she said never, it's never happened. So it was a speculation from her end. Why was this question? Is asking such questions कि भाई तुम उनसे उनके किस character के बारे में- context में? किस किसी context? context में ना, मतलब I understand maybe considering you have you look at these things as cases, but you do have to realize there are emotions involved at times. Definitely. So when you ask such But questions to see- your own bahu, See, देखो. asking her that give me a character certificate. क्या background क्या था? कैसी बात? But subsequently someone said that she's had multiple. I said it may be multiple or whatever. So in that context I asked that will this kind of commitment to the marriage last even after the marriage? जो भी पीछे हो गया सो हो गया. That brings me to a And I second was- question. हाँ, उस that- time पे the second follow-up question was, will you do it in the future? Yes. Is that not a relevant question? Isn't that a relevant question? He said to your own bahu. Why not? To any human being, I would ask the question. I mean, are you trying to cross-question me? What are you doing? What are you doing? I'm not cross-questioning. नहीं, it is my right to ask my daughter-in-law. कि अगर if you have been That having, will you be going out with other men? why not? Why not after Why marriage? not? It will not be allowed. Of course, yes. This is just not allowed. Of course, yes. Exactly. In our Answering the households, it's not question. allowed. Why not? भैया please tell me you find it otherwise. ट्विशा का भाई और सास दोनों को आपने सुना ये ऑडियो चैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ट्विशा शर्मा मौत मामले में एसआईटी ने ट्विशा की सास पूर्व जज गिरिबाला सिंह को पूछताछ के लिए नोटिस जारी कर दिया। ये बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। एसआईटी ने पूछताछ के लिए तीसरा नोटिस ये जारी किया है। जज रही हैं उनकी सास, रिटायर्ड जज। जांच में सहयोग नहीं करने और जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने, अग्रिम जमानत निरस्त करने का अनुरोध करेगी पुलिस। गिरिबाला सिंह को 15 मई को 50,000 रुपए के बॉन्ड पर अग्रिम जमानत मिली थी। तो ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज एक बार फिर से आप सभी को बता दें जल्दी से कि ट्विशा शर्मा मौत मामले में एसआईटी ने ट्विशा की सास पूर्व जज गिरिबाला सिंह को पूछताछ के लिए नोटिस दिया है और एसआईटी ने पूछताछ के लिए तीसरा ये नोटिस जारी किया है।
देखिए, ट्विशा मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है और महिला आयोग की प्रमुख विजय राहतकर ने कहा है कि वो ट्विशा के परिवार के साथ हैं। उन्होंने ट्विशा के साथ गिरिबाला सिंह के रुख पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं और परिजन भी उठा रहे हैं। रिपोर्ट। हालातों को देखते हुए नेशनल वुमेन कमीशन ने इसका सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है। हमने मध्य प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी और उन्हीं के साथ साथ डीजीपी, इन दोनों को हमने खत लिखा है और हमने ये कहा है कि इस विषय के लिए उस बेटी को न्याय देने के लिए पूरी निष्पक्षता के साथ जांच होनी ज़रूरी है। ये जांच होने के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी भी बहुत होनी ज़रूरी है और उसी के साथ साथ ये जांच समयबद्ध तरीके से हो, समय सीमा के अंदर ये जांच पूरी होनी चाहिए। आज भी हम देख रहे हैं कि बेटी का परिवार बहुत आहत है, बहुत दुखी है और जो जानकारी मिल रही है, इस जानकारी के अनुसार ये भी देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ परिवार की मुलाकात हो गई है और मुख्यमंत्री जी ने उनको कहा है कि वो उसकी पूरी हेल्प भी करेंगे और उन्होंने ये भी कहा है, जो मैंने सुना है, कि वो सीबीआई को भी इस विषय में खत लिखेंगे। पर बात वही है कि ये समय क्यों आता है। एक जज है घर पे, जिन्होंने सभी महिलाओं को न्याय देने का काम करना चाहिए। अगर उन्हीं के ऊपर आरोप लगते हैं कि उन्होंने अपने बहू के लिए बहुत बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसका शारीरिक मानसिक प्रताड़ना करी है, तो ये बहुत ख़राब है। मुझे ये भी लगता है कि इसमें जो जो लोग गलत हैं उन सभी के ऊपर कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है और एनसीडब्ल्यू इसके लिए पूरा प्रयास भी करता रहेगा, इसके लिए फॉलोअप भी करता रहेगा। इस पूरे मामले में न्याय होना चाहिए। अब चलिए, यही सभी की मांगे, आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। देखिए, मुंबई के बांद्रा में अवैध निर्माण पर कार्रवाई के दौरान प्रशासन का बड़ा एक्शन हुआ है और अब तक 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दायर की गई है। इन्हीं सभी पर अवैध निर्माण गिराने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। इस सिलसिले में 15 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कल हुई हिंसा के मद्देनजर आज की कार्रवाई से पहले सुरक्षा बलों की तादाद बढ़ा दी गई थी। कल प्रशासन की कार्रवाई के दौरान पत्थरबाजी हुई थी, कुछ पुलिस वाले भी चोटिल हुए थे। रिपोर्ट रख रहे हैं आपके सामने। आखिरकार जो लेन जिहाद, वोट जिहाद, लव जिहाद में मानने वाले उद्धव ठाकरे सेना, राहुल गांधी, एमआईएम, मुस्लिम लीग, इन सबको सबक मिला। बांद्रा के गरीब नगर में कल उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की, जमकर कोहराम मचाया। आज उसी गरीब नगर के चप्पे चप्पे में अतिरिक्त पुलिस तैनात है। रेलवे की 5200 वर्ग मीटर की कीमती जमीन पर बने 500 से ज्यादा अवैध झुग्गियों, मकानों और गोदामों पर बुलडोजर का प्रहार जारी है। 60% अवैध साम्राज्य मलबे में मिल चुका है और बाकी बचे 40% को नेस्तनाबूद करने के लिए 1000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी मुस्तैद हैं। पत्थरबाजों को ढूंढ निकालने के लिए स्पेशल टीम बना दी है। एक एक वीडियो को खंगाला जा रहा है। बीजेपी इस ड्राइव को जायज ठहरा रही है, लेकिन विपक्ष की चिंता कुछ और है। देखिए, इसी देश के रहने वाले अगर हैं तो उनको सर छुपाने का घर तो चाहिए। अगर किसी के पास कोई घर होगा तो कोई सड़क पे आकर के फुटपाथ पे नहीं रहेगा। सियासी घमासान के बीच प्रशासन के तेवर में कोई नरमी नहीं, क्योंकि 23 मई तक जमीन को हर हाल में अतिक्रमण मुक्त कराना है। देखिए, बांद्रा के गरीब नगर में बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई है, अदालत के आदेश के बाद यह कार्रवाई हुई है शुरू। अब आइए ये भी जान लीजिए कि ये किसकी जमीन है और यहाँ किस तरह से अवैध निर्माण कर दिया गया। उसके बाद जब एक्शन हुआ तो फिर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और पत्थरबाजी कर रहे थे। ये जमीन वेस्टर्न रेलवे का हिस्सा है, यानी सरकारी जमीन है। बांद्रा रेलवे स्टेशन और टर्मिनस के बीच है ये जमीन। 5200 वर्ग मीटर में अवैध निर्माण कर दिया गया, जाकर रहने लगे। बहुमंजिला अवैध झुग्गियां बना दी गई। लोगों ने 6 मंजिला तक मकान खड़े कर दिए, इलीगल कंस्ट्रक्शन। जमीन कब्जा करके व्यावसायिक दुकानें और गोदाम तैयार कर दिए गए। दर्जनों अवैध गोदाम और कारखाने यहां पर बने हुए थे। रेलवे ट्रैक से सटा अवैध ये रिहायशी इलाका है और जमीन पर अब बांद्रा टर्मिनस के विस्तार प्लान का बनाया गया है। मुंबई सेंट्रल से सांता क्रूज के बीच 5वीं और 6ठी नई रेल लाइन बिछाने का ये प्लान है। यह है पूरी कहानी। विपक्ष ने कल बांद्रा में हुई पत्थरबाजी को साजिश बताया है। विपक्ष ने एनसीपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है।
साथ ही ये सवाल पूछा है कि हजारों लोगों को बसने का मौका क्यों दिया गया। रिपोर्ट। देखो, ये हर जगह भाजपा करना चाहती है। लीगल इलीगल ये एक चीज होती है, लेकिन दूसरी चीज होती है कि कैसे आप कर रहे हो। सिर्फ आपको स्थिति बिगाड़नी है। आज तो बेरोजगारी बढ़ रही है, आज देख रहे हो हीट बढ़ रही है, आज देखो किसान आत्महत्या कर रहा है, आज युवा बेरोजगार है, और ये सब परिस्थिति में महिला भी पूछ रही है कि जो कीमतें हैं आसमान से टकरा गई है। लेकिन ये नहीं, आपको कहीं भटकाना है, पूरे इशू को कहीं और लेके जाना है, हेडलाइंस बदलनी है, इसलिए ये सारी चीजें होती है। देखिए, ये पहले तो ये झोपड़पट्टी बनना नहीं चाहिए था। अगर वो इलीगल है तो वो दलाल, वो अधिकारी जिन्होंने इन गरीबों से पैसे लिए, उनका क्या? इंसानियत के नाम पर सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। इतनी गर्मी है, उसके अंदर बच्चे लेकर सारे लोग रास्ते पे हैं। मुझे लगता है सरकार ने एक इंसानियत के नजरिए से इसको देखना चाहिए। देखिए, पश्चिम एशिया में तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर तीखी बहस का मुद्दा सुर्खियों में है और बताया जा रहा है कि ईरान को लेकर दोनों नेताओं में यह टकराव हुआ है। नेतन्याहू ईरान पर हमले करने के पक्ष में है, जबकि ट्रंप फिलहाल बातचीत और डील के पक्ष में है। जानकारों के मुताबिक फोन पर दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे तक तीखी बहस हुई है। रिपोर्ट। ईरान को लेकर दुनिया के 2 सबसे बड़े सहयोगी आमने सामने खड़े हो गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू। दोनों के बीच हुई 1 घंटे की बेहद तल्ख बातचीत की खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक इस फोन कॉल के बाद इजरायली पीएम बुरी तरह भड़क उठे। तनाव की वजह है ईरान के खिलाफ युद्ध का अगला कदम। सूत्रों के मुताबिक इजराइल किसी भी कीमत पर युद्ध को रोकने के पक्ष में नहीं है। नेतन्याहू का मानना है कि हमलों को टालना एक बहुत बड़ी गलती है। इजराइल चाहता है कि ईरान के सैन्य ठिकानों और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर तुरंत हमले हों, ताकि तेहरान की ताकत को हमेशा के लिए नेस्तनाबूद किया जा सके। उन्हें डर है कि बातचीत के फेर में पड़कर ईरान को संभलने का मौका मिल जाएगा। लेकिन ट्रंप का रुख थोड़ा अलग है। वो हमलों को रोककर ईरान को एक आखिरी मौका देना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये दोस्ती में दरार है या युद्ध की रणनीति का कोई नया हिस्सा। देखिए, ओमान की खाड़ी के चप्पे चप्पे की अमेरिकी सेना निगरानी कर रही है इस वक्त, और मकसद एक ही है कि कोई भी कमर्शियल जहाज ईरान के करीब ना पहुंच सके। अमेरिकी सेना ने एक बार फिर से नाकेबंदी तोड़ रहे जहाज पर धावा बोल दिया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं तस्वीरों के जरिए। हॉर्मुज में नाकेबंदी के जरिए अमेरिका आर्थिक रूप से ईरान की कमर तोड़ने पर आमादा है। सेंट्रल कमांड के मरीन कमांडोज ने एक बार फिर ओमान की खाड़ी में एक ऑयल टैंकर को रोक लिया। इस टैंकर पर ईरान के झंडे लगे हुए थे। सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये टैंकर नाकेबंदी को तोड़कर ईरानी बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था। हेलीकॉप्टर्स के जरिए मरीन कमांडोज टैंकर पर उतरे और तलाशी ली। अमेरिकी सेना की कार्रवाई के बाद इस जहाज ने अपना रास्ता बदला और दूसरी दिशा में रवाना हो गया। अमेरिका की इस नाकेबंदी का असर सिर्फ ईरान पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। पर्शियन गल्फ में 87 देशों के करीब 1550 कमर्शियल जहाज फंसे हुए हैं। अब तक अमेरिकी सेना 91 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदल चुकी है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप की ये प्रेशर टैक्टिक्स ईरान को समझौता करने पर मजबूर कर पाएगी। यहाँ 4 के अलावा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन हम लौट रहे हैं बेहद जल्द। आप देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। बहुत जल्दी छोटा सा ब्रेक।